Today we will discuss about the next one chapter, chapter number 9, which is the problem of deficient and excess demand. In the previous chapter, we have studied about the concept of the equilibrium output. Now we will discuss about कि अगर इकोनॉमी के अंदर एक इक्विलिब्रियम आउटपुट नहीं होता, in that case the excluding situation, the problem of deficient demand and excess demand can also be arised. So in this chapter, we will discuss about some of the basic concepts related to the equilibrium, कि full employment equilibrium क्या होता है, under employment equilibrium क्या होता है, voluntary और involuntary unemployment क्या होती है, full employment और natural unemployment क्या होती है. After that, we will discuss about the problem of deficient demand, problem of excess demand, and how both of these situations can be corrected. So firstly, we will discuss about some of the basic concepts of this chapter, which is required in order to understand the concept of deficient and excess demand. So firstly, we will discuss about the full employment equilibrium and underemployment equilibrium. अब देखिए फुल एम्प्लॉयमेंट एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट हमने ऑलरेडी स्टडी किया कि एडीएएस या सेविंग और इन्वेस्टमेंट जब एक दूसरे के बराबर होते हैं, it means that is a situation of the equilibrium level, but it is not necessary, ये जरूरी नहीं है कि वो ऐसी भी सिचुएशन हो जहां पर हमारी इकोनॉमी के अंदर फुल एम्प्लॉयमेंट चल रही हो. फुल एम्प्लॉयमेंट मीन्स कि जितने भी रिसोर्सेज हैं वो पूरे तरीके से यूटिलाइज हो रहे हैं. मे बी हमारा एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई तब भी इक्वल हो जाए जबकि हमारे रिसोर्सेज जो हैं वो पूरे तरीके से यूटिलाइज नहीं हो रहे. इट मीन्स कि जब हमारी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट है, इन दैट सिचुएशन ऑल्सो द लेवल ऑफ इक्विलिब्रियम कैन बी अचीव्ड. डजंट मैटर, लेट अस टेक एन एग्जांपल कि सपोज हमारी इकोनॉमी के अंदर जो है कि 500 करोड़ यूनिट्स प्रोड्यूस करने की कैपेसिटी है, बट हमारी इकोनॉमी में डिमांड आई 400 करोड़ यूनिट्स की और 400 करोड़ यूनिट्स ही प्रोड्यूस कर दिए गए. तो इक्विलिब्रियम कहाँ आ गया? जहां एडी और एएस एक दूसरे के बराबर हैं. तो इट मीन्स 400 के ऊपर क्रॉसिंग आ जाएगी एंड दैट इज द लेवल ऑफ द इक्विलिब्रियम. बट अगर हम एक बात सोचें कि हमारी 100 करोड़ यूनिट्स बनाने की जो कैपेसिटी है, दैट इज नॉट गोइंग टू बी यूज्ड, राइट. इन दैट सिचुएशन व्हाट विल बी देयर कि जो हमारे 100 करोड़ बनाने की यूनिट्स वाले जो रिसोर्सेज हैं वो वेस्ट पड़े हैं. बट इक्विलिब्रियम जो है वो आ रहा है. क्यों? क्योंकि प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई और प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड एक दूसरे के बराबर है. So what is this? These are related to the two kind of the situation. एक तो मैं कहूंगी कि जब 500 करोड़ यूनिट की ही कैपेसिटी और 500 करोड़ की डिमांड हो रही है और उतनी ही प्रोड्यूस हो रही है, वो तो हमारी सिचुएशन हो गई फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल की, कि जितने भी हमारे पास रिसोर्सेज हैं सभी के सभी यूज हो रहे हैं और एम्प्लॉयमेंट का लेवल भी अचीव हो रहा है और इक्विलिब्रियम भी अचीव हो रहा है. एक सिचुएशन आ गई जिसमें कम डिमांड हो रही है, 400 के लेवल के ऊपर क्या हो रहा है, एडीएएस एक दूसरे के बराबर है. दैट इज नोन एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. सो देयर कैन बी द टू सिचुएशंस, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम एंड अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब होता है? जब प्लान्ड एसी और प्लान्ड एडी बराबर है. कब? जब आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं सारे रिसोर्सेज एक दूसरे के साथ यूज किए जा रहे हैं. जैसे इन्होंने एक एग्जाम्पल दिया है विद रिलेटेड टू द यूएस डॉलर. तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कब आएगा? प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड विच वाज द 10 बिलियन यूएस डॉलर. बट अगर हम ऑपोजिट सिचुएशन की बात करें विच इज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम, तो वो कब आता है? जब हमारा प्लान्ड एग्रीगेट डिमांड और प्लान्ड एग्रीगेट सप्लाई एक दूसरे के बराबर तो है, बट जो हमारे अभी भी कुछ ऐसे रिसोर्सेज हैं जो पूरे तरीके से यूज नहीं हो रहे, मतलब कि हमारी इकोनॉमी में अभी भी कैपेसिटी एक्स्ट्रा है. तो वहां पर अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम कैसे आ रहा था? जब प्लान्ड एडी और एएस जो था वो 8 बिलियन यूएस डॉलर था. मींस कि हमारी कैपेसिटी से
कम लेवल पे जब इक्विलिब्रियम आ रहा है, दैट सिचुएशन इज नोन एज द अंडर एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम. So full employment equilibrium refers to a situation when AD is equal to AS along with the fully utilization of resources. There isn't any kind of the excess capacity or unemployment in the economy. On the opposite side, underemployment refers to a situation in the economy when ADAs are equal to each other but without the fuller utilization of resources. Means कि अभी भी इकोनॉमी में एक्सेस कैपेसिटी और अंडर यूटिलाइज्ड कैपेसिटी है, इवन इकोनॉमी में इक्विलिब्रियम भी है. Now the second one concept, there is a sum of the things related to the unemployment, voluntary and involuntary unemployment. तो वॉलेंट्री क्या होता है? देखो सिंपली वॉलेंट्री होता है अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से. इट रेफर्स टू ए सिचुएशन कि जब पब्लिक जो है वो क्या चूज करती है, वो अनएम्प्लॉयड रहना चाहती है, वो काम नहीं करना चाहती. Means they are not willing to do the work at the existing wage rate. That is known as the situation of the voluntary unemployment. कि वो अपनी मर्जी से क्या है, they don't want to do the work. So simply when people are not willing to work at all or not willing to work at the existing wage rate, वो काम करना ही नहीं चाहते. That is known as the situation of voluntary unemployment. Second one is the situation of involuntary. Involuntary means कि वो अपनी मर्जी से फ्री नहीं बैठे हैं, उन्हें काम नहीं मिल रहा. The simple thing is there, the simple situation is there. It refers to a situation when some people are not getting work, even कि वो काम करने के लिए willing है existing wage rate पे भी. तो यहाँ पर क्या होता है कि अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन आ जाती है कि हमारी एग्रीगेटेड डिमांड जो है वो इतनी ज्यादा इम्पैक्ट में नहीं आ रही कि जितने भी एक्स्ट्रा रिसोर्सेज पड़े हैं वो उनको यूज कर सके. प्लान्ड आउटपुट इज लोअर देन द पोटेंशियल आउटपुट. कि जो आउटपुट प्लान्ड हुआ है वो जितना की एक इकोनॉमी प्रोड्यूस कर सकती है उससे कम है, एक्सेस कैपेसिटी आ जाती है इसमें. तो यहाँ पर क्या सिचुएशन आ जाती है कि लोगों को अनएम्प्लॉयड रहना पड़ता है ना चाहते हुए भी. सो देयर इज अ सिचुएशन ऑफ द, अगर इकोनॉमी में बात की जाए अनएम्प्लॉयमेंट की, सो दिस इज अ सिचुएशन ऑफ ओनली द इनवॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट को आप अनएम्प्लॉयमेंट कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि वो लोग तो काम करना ही नहीं चाहते, राइट? So the people who are willing to work at the existing wage rate or still they are not getting work, they will be termed as the unemployed. तो जहां पर वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है इकोनॉमी में, तो वहां फुल एम्प्लॉयमेंट मानी जाएगी. अगर इकोनॉमी में वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट है तो भी हम ये नहीं कह सकते कि अगर इकोनॉमी में फुल एम्प्लॉयमेंट है इट मींस नो अनएम्प्लॉयमेंट इज देयर. देयर कैन बी द वॉलेंट्री अनएम्प्लॉयमेंट. After that, the situation is there, full employment and natural unemployment. तो full employment के नाम से हमें ये पता चल रहा है simply कि the people who are able to work as well as the willing to work, they are getting work. तो simply ये क्या आ जाएगा कि एक particular wage rate के according जितनी wages की demand है और जितनी उसकी supply है labor की, that is known as that is equivalent to the each other. This is known as the full employment लेवल. और फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल का मतलब ये नहीं होता कि जीरो अनएम्प्लॉयमेंट हो. मैंने आपको ऑलरेडी बताया देयर कैन बी द सिचुएशन ऑफ वॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट कि लोग जो है वो कि अपनी मर्जी से ही वो क्या कर रहे हैं, फ्री बैठे हैं. और इसमें यहाँ पर ये भी देखना कि फुल एम्प्लॉयमेंट डजंट मीन द सिचुएशन ऑफ द जीरो अनएम्प्लॉयमेंट. रिमेंबर दिस थिंग वेरी केयरफुली that it there is always some existence or the degree of unemployment जिसको हम क्या कहते हैं, नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. जैसे लगा लो कि सिंपली क्या होता है, कई बार इकोनॉमी के अंदर डिमांड सप्लाई के पैरामीटर में चेंजेस आते हैं और जब इनके लिए एडजस्टमेंट की जाती है तो एडजस्टमेंट के टाइम पे भी कुछ लोगों को अनएम्प्लॉयमेंट रहना पड़ता है, विच इज नोन एज द फ्रिक्शनल एंड द स्ट्रक्चरल. जैसे कि लगा लो कि एक पर्सन का ट्रांसफर हुआ तो वो एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, वहां सेटअप बनाएगा, तो जितने भी दिन वो अनएम्प्लॉयड रहेगा दैट इज नोन एज द नेचुरल अनएम्प्लॉयमेंट. So full employment doesn't mean a situation of zero unemployment.
कुछ चेंजेस होते रहते हैं इकोनॉमी के अंदर कि लोगों को नई नई जॉब्स चाहिए, कुछ और चाहिए, दैट इज नोन एज देयर इज ऑलवेज द एग्जिस्टेंस ऑफ दैट काइंड ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। और जो मिनिमम रेट रहता है अनएम्प्लॉयमेंट का उसको हम क्या बोलते हैं, नेचुरल रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। नेक्स्ट वन इज द फ्रिक्शनल। तो फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट कैसे होती है, सिंपली which is mainly related to the changing job, which I already told you कि डायनेमिक इकोनॉमी में अगर कुछ जॉब्स में चेंजेस आते हैं कि लगा लो लेबर मूव कर रही है, रॉ मटेरियल कम हो गया, कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिली, कोई और शॉर्टेज हो गई किसी चीजों की, और वर्कर्स को एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे मूव करना पड़ रहा है, दैट इज नोन एज द फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। आफ्टर दैट द सिचुएशन इज देयर, दैट इज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। तो स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट कौन सा होता है कि अगर कोई पर्टिकुलर इंडस्ट्री जो है वो रिमूव हो गई है, खत्म हो गई है, दैट इज नोन एज द, मीन्स लंबे टाइम के लिए वो खत्म हो गई है, दैट इज नोन एज द सिचुएशन ऑफ स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट। जैसे कि फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लेबर को छोड़कर वो कम हो गए, लेबर्स जो है उनके पास नई नई इंडस्ट्रीज की जो एक्सपीरियंस चाहिए वो नहीं है, और जब कोई प्रोडक्शन की टेक्निक में चेंज आ गया है और पर्टिकुलर प्रेजेंट लेबर को वो टेक्निक जो है दे आर नॉट एबल टू हैंडल इट, दैट इज नोन एज द structural unemployment. So there can be the different type of unemployment, full employment, which will always existing some natural unemployment, डिमांड सप्लाई में पैटर्न में जो चेंजेस आते हैं उसकी वजह से, फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट जो मूवमेंट की वजह से, शॉर्टेज की वजह से आते हैं, एंड स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट की पर्टिकुलरली कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो रिमूव हो जाने की वजह से जो भी अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट होती है, दैट इज नोन एज द स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट।